तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो कल जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जो पोस्ट हुआ है उसके कारण कई लोग डिप्रेशन में आ गए हैं, ऐसा हमने नोटिस किया है। तो इसलिए अगर आपके सामने अभी क्वेश्चन आ रहा है कि इस 60 डेज़ जो कुछ बचे हैं, मतलब लगभग जो 60 डेज़ बचे हैं उसमें हमें कैसा प्लान करना चाहिए, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो उसी क्वेश्चंस के बारे में उसका आंसर देने के लिए आज हम वीडियो आपके सामने पोस्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम टोटल जो AIPGT एग्ज़ाम का जो स्टडी स्ट्रैटेजी है, दैट इज़ द प्लान फॉर द लास्ट 60 डेज़, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि इस वीडियो से आपके कई सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो बचा हुआ जो टाइम है वो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ स्टडी कर सकोगे, ताकि आपका एग्ज़ाम के टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये जो वीडियो है आप पूरा देखिए, क्योंकि कैसा है ना कि कई सारे पॉइंट यो लास्ट में भी कवर हमने किए हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट यू नीड टू अवॉइड। ठीक है, रादर दैन हमें क्या करना है, इससे भी ज़्यादा हमें क्या पता होना चाहिए कि किस चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। तो देखिए यहाँ पे कि कौन से चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, यहाँ पे मैंने नोटिस किया है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग इरिलेवेंट न्यू टॉपिक्स। अभी ये जो आपका फेज़ चालू है उसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपने पढ़ा है बस उसी को आपको रिवाइज़ करना है, ताकि जो नए सोर्सेज है उसको अभी थोड़ा आपको कम करना है। मतलब कोई भी आके आपको बताएगा अरे तूने ये नहीं पढ़ा है, अरे तुझे ये पढ़ना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, जितना भी आपने इससे पहले पढ़ा था उसी को अभी शार्पन करना है, या फिर उसी को अभी आपको रिवाइज़ करना है। ठीक है, तो रीडिंग इरिलेवेंट न्यू टॉपिक्स, इसको आपको अवॉइड करना है। सेकंड पॉइंट है रेफरिंग टू मेनी सोर्सेज फॉर द स्टडी। मतलब कैसा होता है कि अगर आपने कोई क्लास लगाया ऑलरेडी, आपने सभी ने कोई ना कोई कोचिंग को ज्वाइन किया है, तो इरिलेवेंटली मतलब आयुर्विकल का आप कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन 7 से 8 टाइप ऑफ क्लासेस या फिर 7-8 प्रकार के अलग अलग नोट्स रेफ़र करना, ये पूरी तरह से गलत बात है। 1-2-3 प्रकार का आप कर सकते हो, उसमें से भी आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अभी ये फेज़ में 7-8-9-10 इतने प्रकार के डिफरेंट क्लासेस के नोट्स को रेफ़र करना ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि नॉट हैविंग द प्रॉपर रोड मैप स्टडी। मतलब यहाँ से आगे अगर आप बुल वर्क करोगे, आपके सामने कुछ भी प्लान नहीं होगा, तो आपका जो भी आप कुछ स्टडी कर रहे हो वो इरिलेवेंट है, मतलब उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है। आप क्या करने वाले हो उसका एक मैप आपके सामने होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप किस दिशा में दौड़ रहे हो। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लैरिटी आपके माइंड में होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि नॉट फोकसिंग ऑन द ईजी पार्ट्स। अब कैसा होता है ना कि अभी आप माइंड में फ़िलहाल ऐसा एज्यूम कर रहे हो कि पेपर लास्ट टाइम डिफ़िकल्ट आया था, ये बार भी डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, एक्सेप्टेबल है कि डिफ़िकल्टी लेवल अभी थोड़ी बढ़ गई, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि डिफ़िकल्ट पेपर आया तो पूरा ही डिफ़िकल्ट होता है, उसमें ईजी पार्ट्स भी होता है। कई बार क्या होता है कि आप जब डिफ़िकल्ट पार्ट के पीछे भागने चले जाते हो तो ईजी पार्ट भी आपका गलत हो जाता है, राइट। अभी आपको ये फेज़ में क्या करना है, भले ही आपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट है जैसे कि लघुत्रयी या फिर मॉडर्न सब्जेक्ट, इनको नहीं पढ़ा होगा, फिर भी आपने जो पढ़ा है ना, मतलब जो बृहत्त्रयी जैसे जो सब्जेक्ट्स आपने परफेक्ट किए, अभी क्या करना है उन्हीं टॉपिक को आपको शार्पन करना है या फिर रिवाइज करना है। ठीक है, तो इसीलिए नॉट फोकसिंग ऑन द ईजी पार्ट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आपको पहले ईजी पार्ट अभी निपटा लेने हैं, मतलब 60 डेज़ में एटलीस्ट आपका जो ईजी पार्ट आपने पहले भी किया है ना, उसी को अच्छी तरह से आपको रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोकसिंग टू मच ऑन द मॉडर्न सब्जेक्ट। अब कई बच्चे क्या करते हैं ना कि दिन में 4-4 5-5 घंटे एनाटॉमी या फिर सर्जरी जैसे टॉपिक को लेके बैठते हैं, लेकिन देखो मेरे हिसाब से क्या है ना, ये जो सब्जेक्ट है उनकी कुछ गारंटी नहीं है, मतलब क्वेश्चन आएंगे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर लास्ट टाइम ENT में कोई क्वेश्चन आया, इस बार सर्जरी में आ सकता है, या फिर नेक्स्ट ईयर में किसी अलग टॉपिक पे भी आ सकता है। तो मॉडर्न की ऐसे कुछ श्योरिटी उनकी नहीं है, क्योंकि सिलेबस में ऐसा कुछ मेंशन है नहीं। तो मॉडर्न के जो भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी जनरल नॉलेज के बेसिस पे या फिर इंटर्नशिप के आपके नॉलेज के बेसिस पे आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसीलिए जिन क्वेश्चन की कुछ श्योरिटी नहीं है उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आपको जो संहिता बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो संहिता का पोर्शन आपने अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इरिलेवेंट थिंकिंग अबाउट द आउटकम्स। अभी ये फेज़ में आपका ये सोचना बिल्कुल ही गलत है कि आगे क्या होगा या फिर पेपर कैसा आएगा, अगर मुझे मार्क्स नहीं मिले तो क्या मैं रिपीट करना चाहूँगा, या फिर अगर मार्क्स कम मिले तो मेरा प्राइवेट में एडमिशन हो जाएगा, फिर मेरे फैमिली कंडीशंस, फिर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये सीट मिलेगी तो क्या होगा, ये कुछ भी नहीं सोचना है। ये सवाल दिमाग में आना बिल्कुल ही नॉर्मल बात है, सभी उसी फेज़ से जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी आपके माइंड को थोड़ा कंट्रोल करना है। बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इसके आगे क्या होगा, बस इतना सोचना है कि आप जो कुछ कर्म कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ आउटकम ज़रूर निकलेगा। बस आपको ओवर थिंकिंग आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, तो आउटकम की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, क्या होगा कैसा होगा, आपके सामने बस आपका एक रोड मैप टू स्टडी होना चाहिए कि 2 महीने में मुझे क्या क्या करना है। ठीक है,
इतना इनफ होगा। नेक्स्ट टाइम क्या है कि नॉट रिवाइजिंग योर सेल्फ मेड नोट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने साल भर में अपने खुद के नोट्स तो निकाले होते हैं, लेकिन आप क्या करते हो ना कि एंड में अभी घबरा जाते हो। अभी क्या करोगे आप, आपका स्टडी भी नहीं हुआ है, आपका चरक पढ़ के नहीं हुआ है, सुश्रुत पढ़ के नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई आपको बताएगा अरे लास्ट में तो मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करनी थी, तो अभी आप क्या करोगे, स्टडी तो हुआ नहीं है, फिर वो मॉक टेस्ट लेके बैठोगे या फिर किसी और के नोट्स लेके बैठोगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अपने खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज़रूरी बात है। आपने जो कुछ स्टडी किया है ना साल भर में, कुछ तो सोच के आपने प्रॉपर प्लानिंग करके स्टडी किया है, ठीक है। तो उसी को अभी थोड़ा और एंटाइटल करना है, ठीक है। मतलब उसी को अच्छी तरह से अभी करना है। आपके जो नोट्स है उसको थोड़ा शॉर्टन करो। अभी जितने भी आपने नोट्स निकाले थे उसको और शॉर्ट नोट्स में आपको फिर से कन्वर्ट करना है, अगर आपको टाइम मिले या फिर अगर आपको सेल्फ नोट्स की आदत है तो, ठीक है। तो आपके जो सेल्फ नोट्स है उसमें आपको सभी बातें याद आती है। अगर फिर से आप रिवाइज़ करोगे तो जो जो पॉइंट्स आपने लिखे थे वो सभी आपको क्लिक हो जाएंगे और उसी को आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है। अभी नए किसी के नोट्स लेके पढ़ने से बेहतर है कि आपके जो नोट्स है वही पढ़ो। अगर आपने नोट्स नहीं निकाले, आपको संहिता की आदत है, तो आप संहिता से भी रिवाइज़ कर सकते हो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी कुछ आपने पहले किया है उसी को अभी रिवाइज़ करना है। नया मटेरियल को थोड़ा ब्रेन के अंदर नहीं लाना है, क्योंकि अभी वो टाइम निकल गया है। अभी आपके माइंड ऑलरेडी थक चुका है और ऊपर से जो डेट नज़दीक आई उसका भी अलग से डिप्रेशन आपको आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नो रिवीजन। ये तो बहुत ही बड़ी आपकी गलती होगी कि अगर आप कुछ भी रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये पॉइंट में आपको रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कितना पढ़ा उससे ज़्यादा आपने कितनी बार रिवाइज़ किया ये इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि अगर कोई बंदा 100 पेजेस पढ़ रहा है लेकिन उसको रिवाइज़ नहीं कर रहा है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि 10 ही पेजेस पढ़ो लेकिन उसको 10 बार रिवाइज़ करो, क्योंकि अगर उससे क्वेश्चंस आएगा तो उसका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्हाट यू नीड टू रियली अवॉइड। अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा भी नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू प्रिपेयर योर स्टडी टाइम टेबल। मतलब सभी बच्चों का ये मेन क्वेश्चन मेरे सामने है कि सर अभी आपने तो बता दिया कि क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, लेकिन हमें ये बात बताइए कि अगर अभी हमारा स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाया जाए। तो उसी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो, स्टडी टाइम टेबल फॉर द डे, मतलब आइडियल ये जो स्टडी टाइम टेबल है मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जो रात को थोड़ी देर सोते हैं और सुबह थोड़ा कंफर्टेबल टाइम पे उठने का उनको आदत है। नॉर्मल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ठीक है अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये जो टाइम टेबल बनाया ये उन्हीं लोगों के लिए कि जो रात में थोड़ा जग सकते और सुबह थोड़ा लेट उठने के लिए रेडी है, ठीक है। तो देखिए फ़िलहाल यहाँ पे हमने क्या फोकस किया है। अगर आप सुबह 7 बजे उठते हो तो आपका डे जो स्टडी टाइम टेबल है वो अगर 8 बजे से आगे स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 8 AM to 11 AM मैंने चरक संहिता पे फोकस किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये जो सुबह का टाइम होता है एकदम फ्रेश माइंड होता है आपका, तो और फ्रेश माइंड में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसी को हमें फोकस करना चाहिए। इसलिए सुबह 8 से 11 मैंने चरक संहिता को दिया है। तो चरक संहिता में आपके हिसाब से जो भी आपके स्थान बाकी है उसको आप फोकस कर सकते हो। सूत्र स्थान, चिकित्सा स्थान, इसको अच्छी तरह से फोकस करो। बाद में निदान, शारीर स्थान, इनको भी आपको फोकस करना है। लेकिन आपके हिसाब से कि जो पोर्शन बाकी है उसको आप फोकस कर सकते हो। मैंने एक रफ़ आइडिया आपको दी है कि सुबह का जो टाइमिंग होता है उसमें जो फ्रेश स्टडी आपको करना होता है उसमें आप चरक पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। 8 से 11 उसके बाद में क्या करना है आपको 11 AM to 1 PM आपको कुछ MCQ सॉल्व करने होते हैं। अभी यहाँ पे मैंने MCQ सॉल्विंग सेशन बीच में क्यों डाला है, क्योंकि अभी आप 8 to 11 इसमें क्या पढ़ रहे थे, आप थ्योरी पढ़ रहे थे, राइट। तो थ्योरी पढ़ने से आपका जो दिमाग है थोड़ा आपको थक जाता है, राइट। तो दिमाग को फिर से अगर आप थ्योरी पढ़ाने बैठोगे ना तो फिर से वो डल हो जाएगा और उस पर ग्रैस्पिंग कम होती चली जाएगी। इसलिए आपके माइंड को एक्टिव रखने के लिए हम फिर से 11 AM to 1 PM ये जो 2 आवर्स है ना उसमें हम MCQ कुछ सॉल्व करेंगे ताकि ब्रेन और पूरा तरह से एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। देखो इस तरह से आपने क्या किया, 8 से 1 पूरा आप कंटिन्यू बैठे हो। बीच में आप उठ सकते हो लेकिन हार्डली 5 से 10 मिनट के लिए आपको उठना है। सुबह सभी नाश्ता वगैरह सब कुछ निपटा लेना है, क्योंकि अभी टाइम है। यहाँ से अगर आप कुछ बीच का रास्ता निकालोगे तो आपका स्टडी बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको कंटिन्यूस सिटिंग की अभी आदत लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये जो टाइम टेबल है 1-2 दिन आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन बाद में इसी को फॉलो करना ही करना है अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए, ठीक है। तो 11 से 1 में आपको MCQ सॉल्व करने हैं। फिर से 1 से 2 में आपको खाना खाना है, थोड़ा रिलैक्स करना है। कुछ म्यूज़िक सुन सकते हो, जो मोटिवेशनल म्यूज़िक भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या फिर कुछ सूदिंग म्यूज़िक है वो भी आप सुन सकते हो। उसके बाद में फिर से आपको 2 बजे से 5 बजे तक बैठना है। दोपहर में सोना नहीं है, ये भी आदत आपकी धीरे धीरे छूट जाएगी। तो दोपहर में सोओगे तो फिर शाम को थोड़ा आलस वगैरह आता है, इसलिए दोपहर को नहीं सोना है। दिवा स्वाप वैसे भी वर्ज्य माना गया है। तो 2 से 5 PM में आपको सुश्रुत संहिता पढ़ना है। सुश्रुत क्यों पढ़ना है, चरक के बाद में सेकंड प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट हमारा कौन सा होता है, सुश्रुत होता है। इसलिए सुश्रुत को भी अच्छा खासा टाइम आपको देना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने 3 आवर्स टाइम दिया है, यहाँ पर भी मैंने 3 आवर्स टाइम दिया। देखो इनडायरेक्टली आपका
टाइम टेबल देखो कैसे है, चरक को 3 आवर्स जा रहा है, सुश्रुत को भी 3 घंटे जा रहा है। बीच में आपको एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, एमसीक्यू कोई भी टॉपिक के हो सकते हो, बट रादर आई विल सजेस्ट यू कि इस टाइम में आपको चरक और सुश्रुत के ही एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। तो ये तो टाइमिंग हो गया। उसके बाद में 5 से 6 के बीच में आपको आप चाय पीने जा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा एंजॉय कर सकते हो, या फिर घर पे कॉल करो, फ्रेंड्स को कॉल करो, ठीक है। थोड़ा माइंड फिर से आप रिलैक्स करो, चाहिए तो 15 से 20 मिनट का एक नैप भी आप ले सकते हो। उसके बाद में 6 to 8 PM का जो टाइमिंग है उसमें आपको क्या करना है, मॉडर्न के सब्जेक्ट्स करने हैं। इसका रीज़न क्या मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे ना, एक मिनट, ये जो टाइमिंग होता है यहाँ पे आप नींद नहीं लेते हो ना, तो इस टाइमिंग में आपको थोड़ा डल फील होता है, क्योंकि आपने दोपहर में तो नींद नहीं ली है। तो आपको नींद कौन से टाइम पे आएगी मैं आपको बता रहा हूँ, 6 to 8 PM के टाइम में आपको नींद आती है। ये जो बाद में 8 PM के बाद में नींद आपकी खुल जाती है पूरी तरह से, लेकिन 6 to 8 PM का जो टाइमिंग होता है ना, वो आपका डल फेज़ होता है, उसी में आपको अच्छी खासी नींद आने लगती है। इसीलिए आपको मॉडर्न के सब्जेक्ट्स पढ़ने, क्योंकि मॉडर्न के जो सब्जेक्ट्स है वो पढ़ते वक्त किसी को बोर नहीं होता है। वो जो सब्जेक्ट है हर किसी को पसंद लगता है मॉडर्न, क्योंकि उसमें काफ़ी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ चीज़ें होते हैं। तो आप जो टाइमिंग है 6 to 8 PM में मॉडर्न सब्जेक्ट डाल सकते हो। अभी आपके ऊपर है कि मॉडर्न के कौन से सब्जेक्ट्स आपको कैसे अलाइन करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि साल भर ने आप में क्या किया है और अभी आपको क्या करना है, वो तो आपका सेल्फ कॉल होगा। मैं बस आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। 6 to 8 PM में आप मॉडर्न सब्जेक्ट्स डाल सकते हो। देखो इस प्रकार से हमने चरक को भी टच कर लिया, सुश्रुत को भी टच कर लिया, मॉडर्न सब्जेक्ट्स को टच कर लिया, एमसीक्यू भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ गिल्ट नहीं है कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं या फिर सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हैं या फिर सिर्फ आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स कर रहे हैं। पूरी तरह से बैलेंस्ड किया है, ठीक है। इसके आगे का भी हम शेड्यूल देखेंगे। देखो 8 तो बज गए। उसके बाद में मैंने क्या किया, 8 से 9 में फिर से हमने क्या पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया वाग्भट। देखो ये शेड्यूल को अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे ना, आपका बहुत कुछ स्टडी एट टाइम फॉलो हो जाएगा, ठीक है। 8 to 9 PM का जो टाइमिंग है उसमें आपको क्या करना है, आपको वाग्भट का करना है। वाग्भट को बहुत कुछ ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वाग्भट का मेनली सूत्र स्थान पे आपको फोकस करना है। तो 1 घंटा मेरे हिसाब से इनफ ही है, तो उतना टाइम आपको देना है। उसके बाद में 9 से 10 के बीच में आपको खाना खाना है। बहुत ही जल्दी खाना खाया तो भी चलेगा, नहीं खाया तो मेरे हिसाब से तो ये टाइम टेबल सबसे आइडियल है, क्योंकि सभी लोग अभी हॉस्टल में रहते हैं या फिर घर पे भी अगर स्टडी कर रहे होगे तो 9 PM इज़ द आइडियल टाइम फॉर डिनर। क्योंकि कैसा होता है कि रात को अगर आप जग रहे हो तो 7 बजे खाना खाओगे तो रात को फिर से आपको भूख लगने के चांसेस है। इसलिए 9 से 10 के बीच में खाना खा लो, फिर से थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। और 10 बजे बैठने के बाद में 10 to 12 आपको क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। क्योंकि ये जो 10 का जो खाने के बाद में जो टाइम होता है उसमें फिर से अपना जो मधुर अवस्था पक बनता है उसमें थोड़ी नींद आने लगती है। तो इस सेशन में आपकी थियरी पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है उतना, इसलिए आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। आपने जो भी कुछ क्लासेस लगाए होंगे उनके ऐप का जो सेक्शन होता है उसमें आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, या फिर हार्ड कॉपीज़ में से आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। आयुर्विकल्प का भी चैनल आप रेफ़र कर सकते हो, आपके हिसाब से, मतलब कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको इस सेशन में एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको जो रात का समय, यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको बस अपने सपने के लिए यहाँ पे जागना है। सपना मतलब आपका जो ड्रीम है कि एबीसीडी क्रैक करने के लिए आप एक्स्ट्रा 1 आवर दे रहे हो। जिसको नींद आएगी यहाँ से जो भाग जाएगा वो क्रैक नहीं करेगा, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम एक्सटेंड करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे रैंक के साथ एग्ज़ाम क्रैक करनी है। तो 12 से 1 का जो टाइमिंग है वहाँ पे आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स के आस्क जो एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन करने, मतलब पिछले कुछ सालों में एआईपीजीटी में कौन से क्वेश्चंस आए उसको आपको रिवाइज़ करना है, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 12 से 1 का समय जो है इसमें आपको नींद आएगी, अच्छे खासे आपकी आँख जो बंद होगी बीच बीच में, लेकिन चलेगा। 1 घंटे में से आपने आधा घंटा या फिर पौन घंटा भी स्टडी किया तो भी चलता है, लेकिन थोड़ा फॉलो करने का आप ट्राई कीजिए, ठीक है। और उसके बाद में 1 से 7 मतलब 6 आवर्स ऑफ पीसफुल स्लीप आपको लेनी है। तो पहली बात तो सोने से पहले अभी आप क्या कर सकते हो कि जो शिरोप बेंग हम बोलते हैं, कोकोनट ऑयल होगा या फिर नवरत्न जैसा ऑयल होता है, उसका थोड़ा अच्छे से मसाज करो। कान में भी तो आप थोड़ा तेल वगैरह डाल सकते हो या फिर बाहर से लगा सकते हो, क्योंकि कैसे होता है ना, दिन भर में अगर हम स्टडी करते हैं या फिर लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग जो होता है उसके कारण हमारा वात बढ़ता है, और फिर से जो हमारा माइंड है वो अच्छी तरह से नेक्स्ट डे काम करने के लिए रात को शिरोप बेंग करके पीसफुली आपको सोना है। सोने से पहले मोटिवेशनल वीडियो रोज़ देखना ही देखना है, 5 मिनट का हो 10 मिनट का हो, कोई भी आप मोटिवेशनल वीडियो सोने से पहले देखना ही देखना है, ताकि नेक्स्ट डे आपका मोटिवेशन टिका रहे, ठीक है। उसके बाद में अभी इस तरह से तो आपका स्टडी टाइम टेबल मैंने पूरे दिन सुबह 8 बजे से रात को 1 बजे तक एक पूरा टाइम टेबल मैंने फिक्स कर दी है, और बीच बीच में आपको रेस्टिंग आवर्स भी काफ़ी अच्छे खासे मैंने आपको यहाँ पर बैलेंस करके दिए, ठीक है। अगर इससे आगे भी कुछ कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन मिनिमम मैं कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से इतना तो आपने पढ़ना चाहिए अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि विच सब्जेक्ट्स यू शुड
फोकस मोर ऑन, ठीक है। मतलब आपके प्रायोरिटीज़ अभी आपको ये करने हैं, डिसाइड करने हैं कि कौन से सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, चरक संहिता। ये तो बट ऑब्वियस है कि चरक संहिता को ज़्यादा वेटेज होता है। 120 में से 40 से 50% परसेंट नहीं कह सकते, लेकिन 40 से 50 क्वेश्चन अच्छे खासे चरक संहिता पे आते हैं। तो उसमें से भी आप प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हो कि चरक संहिता में क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से सूत्रस्थान को आपको फोकस करना चाहिए। चिकित्सा स्थान इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिसको अच्छा रैंक लाना है उसके लिए चिकित्सा स्थान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन चिकित्सा स्थान कई लोगों को डिफ़िकल्ट जाता है। इसलिए अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो फालतू में उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सूत्रस्थान पे फोकस कीजिए, चिकित्सा स्थान को साइड बाय साइड पढ़ सकते हो। उसके तो बेसिकली अगर आपको चिकित्सा स्थान डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उसमें आप बेसिक जो प्रत्येक अध्याय के कल्प होते हैं वो तो कर सकते हो कि कौन से चैप्टर में किस कल्प का रोगाधिकार आता है। ये तो काफ़ी बेसिक पॉइंट है। और उसके बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो ताकि आपका कुछ पार्ट उसमें मिसिंग ना हो, ठीक है। तो उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है कि विमान स्थान तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, उसमें 2-3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। शारीर स्थान भी अच्छा खासा उसको वेटेज है, और निदान स्थान के ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक आध क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इनडायरेक्टली जो निदान स्थान का स्टडी होता है वो चिकित्सा स्थान में आपका कवर हो ही चुका होता है, ठीक है। तो उसके बाद में कल्पस्थान एंड सिद्धिस्थान ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। लेकिन लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो कल्पस्थान से 2 क्वेश्चन और सिद्धिस्थान से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सिद्धिस्थान आपको डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि उसमें कई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशंस वगैरह दिखने मिलती है, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा खासा उसको वेटेज है। बेसिकली अगर देखा जाए कि बस्ती वगैरह जो है या फिर उसके नंबर्स होते हैं बस्ती रिलेटेड, या फिर उसके जो नेत्र वगैरह है, इस प्रकार से पॉइंट आप कर सकते हो। और कल्पस्थान के जो भी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आपने इसके पहले नहीं किए होंगे तो फ़िलहाल इसको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छा रैंक चाहिए तो आप उसमें फिर से रिवाइज कर सकते हो। लेकिन बेसिकली जो एवरेज स्टूडेंट है, अगर वो इस समय सिद्धिस्थान और कल्पस्थान में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करे तो ये उनके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको जो ऊपर का सेक्शन है वो अच्छे खासे मार्क्स दे के जाएगा। ये जो 1 to 5 जो पोर्शन है वो आपको अच्छे खासे मार्क्स देगा अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे कि सुश्रुत संहिता में आपको क्या इंपॉर्टेंट है और क्या पढ़ना है। तो बेसिकली सुश्रुत संहिता में क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सूत्रस्थान है उसको अच्छा खासा वेटेज है और उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो सूत्रस्थान को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, और उसके बाद निदान स्थान उसका भी अच्छा वेटेज है, और निदान स्थान के बाद में शारीर स्थान और उत्तर तंत्र। इससे उत्तर तंत्र पे भी अच्छा फोकस आपको करना है, क्योंकि इससे लगभग 7 to 8 क्वेश्चंस भी आप कभी कभी एक्सपेक्ट कर लेते हो। इसके कंडीशंस उत्तर तंत्र के जो भी कुछ नेत्र रोग रिलेटेड है या फिर कर्ण रोग, वो भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तर तंत्र को इग्नोर नहीं कर सकते। कल्पस्थान को अगर एक बार भी आपने पढ़ लिया है तो भी फर्स्ट या सेकंड चैप्टर जो है ना, तो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है उसको आप पढ़ सकते हो। अगर आपको कल्पस्थान डिफिकल्ट लग रहा है तो सिंपली सुश्रुत चंद्रिका जैसे जो कुछ बुक्स होते हैं या फिर हमने जो कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू भी अगर आप सॉल्व कर लोगे तो भी आपका कल्पस्थान उससे कवर हो जाता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछने की लिमिटेशंस है या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सुश्रुत संहिता पे हमेशा आप एक्सपेक्ट करते हो। तो इसलिए ज़्यादा कुछ डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। कल्पस्थान जो है सिर्फ अगर आपने एमसीक्यू भी सॉल्व कर ले तो भी उसका जो पार्ट है वो कवर हो जाता है। और उत्तर तंत्र को आप अच्छा खासा पढ़ सकते हो। उसमें भी पहले जो 24 चैप्टर्स है उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं, और बाद का जो चैप्टर्स है उसका ज़्यादा वेटेज नहीं है। बट जो फाइनल जो चैप्टर्स है जिसमें तंत्र युक्ति दी है वो भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि तंत्र युक्ति पे एक क्वेश्चन हमेशा होता ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली निदान स्थान के जो क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन है, लेकिन उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप देखो किस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, सूत्र स्थान एंड निदान स्थान, ये जो 2 है उसमें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो। इसलिए जो एवरेज स्टूडेंट है इसी के ऊपर ज़्यादा आप फोकस कर सकते हो। शारीर स्थान भी इस पे भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये भी काफ़ी इजी पॉइंट है तो उसके बारे में कुछ डिफ़िकल्ट है ही नहीं, ठीक है। तो कल्पस्थान थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है क्योंकि वो विष वगैरह जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो अगर आपने उसको इग्नोर किया तो भी चल सकता है, क्योंकि इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखते। हार्डली एक आध क्वेश्चन आया तो आया। अगर आपने वो आंसर फेंका भी है तो भी अगर आपका नसीब अच्छा है तो वो भी आपका सही आ जाएगा। तो फिलहाल इस फेज में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो कल्पस्थान के ऊपर ज़्यादा कुछ कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कल्पस्थान करते बैठोगे तो इसी में आपके 2 मंथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है वाग्भट संहिता। वाग्भट संहिता में क्या आपको फोकस करना है, तो बेसिकली जो अष्टांग हृदय है उसमें सूत्रस्थान पे ही आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे उत्तर तंत्र या फिर चिकित्सा स्थान में जाओगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट पार्ट है वो। तो फिलहाल आपको क्या करना है, सूत्रस्थान करना है, क्योंकि आपसे चरक सुश्रुति होना अभी डिफ़िकल्ट है इस फेज़ में। तो अगर आप
फिर भी अष्टांग हृदय में डीप जाना चाहोगे तो चरक सुश्रुत के भी भूलने के चांसेस आपके बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे वाग्भट में आपको सूत्र स्थान पे फोकस करो, और जो उत्तर तंत्र का जो पार्ट है सुश्रुत पढ़ते वक्त अगर आपने सदा अनंतराम शर्मा की जो बुक है अगर आप वो पढ़ रहे होंगे तो सुश्रुत उत्तर तंत्र से आप वाग्भट का भी उत्तर तंत्र अच्छे खासा उसमें आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सूत्रस्थान पे फोकस करना है, क्योंकि सूत्रस्थान से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं और फर्स्ट ईयर में आपने अच्छी तरह से अष्टांग हृदय पढ़ा हुआ होता है, तो आपको वो नॉलेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑब्वियसली फिट हो चुका है। बस आपको एक बार उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर थ्योरी आपसे पढ़ने नहीं हो रहा है तो वाग्भट के सिर्फ आपने एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए तो भी वो जो क्वेश्चन जो चैप्टर्स है उसका मेन पोर्शन आप उसी के थ्रू कवर कर लेते हो। और उत्तर तंत्र के स्टार्टिंग के जो 3-4 चैप्टर है उस पे आप फोकस कर सकते हो। बेसिकली फर्स्ट जो 5 चैप्टर्स है उसी में से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और वाग्भट का निदान स्थान भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें भी ज़्यादा कुछ वेटेज नहीं है। चरक निदान स्थान के बेसिस पे वाग्भट का भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो बेसिकली कैसा होता है कि बृहत्त्रय में चरक सुश्रुत अगर आपका परफेक्ट है तो उसी के बेसिस पे आप वाग्भट के क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर लेते हो। इसलिए मैंने जो स्टडी शेड्यूल बताया उसमें आपको वाग्भट के लिए सिर्फ 1 घंटा भी दिया तो भी उतना आपके लिए इनफ हो जाएगा। चिकित्सा स्थान में आपको जाना नहीं है, उसी प्रकार से सुश्रुत का भी चिकित्सा स्थान में ज़्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इतने सारे जो चैप्टर्स है उसमें कई सारी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस दी हुई है। सुश्रुत चिकित्सा से हार्डली 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसको पढ़ने के लिए कई ज़्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सुश्रुत चिकित्सा स्थान अगर आपने थोड़ा अवॉइड किया तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है कि सर मॉडर्न के कौन से सब्जेक्ट्स को हमने फोकस करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मॉडर्न के सब्जेक्ट्स है उसमें रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें आपके फिक्स आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। मतलब रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स ये का पीजी की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि पीजी में भी आप जब जाओगे तो सिनॉप्सिस होता है या फिर थेसिस वगैरह जो होता है, इसीलिए इसमें रिसर्च तो लगता ही लगता है। तो रिसर्च जो है वो हमारे मॉडर्न अभी जो मतलब नया जो हमारा युग चालू है उसमें रिसर्च की हमें ज़रूरत होती ही होती है। इसलिए रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स को अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे देखने को मिलता है। इसलिए 2 से 3 क्वेश्चन आप रिसर्च के एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। इसलिए रिसर्च का कैसा है ना कि सिलेबस कम है और जो फिक्स पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अगर प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर देखोगे उसमें जो कुछ क्वेश्चन आए उसी को अच्छी तरह से वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। मतलब कोहॉर्ट स्टडी है या फिर क्या बोलते हैं केस कंट्रोल स्टडी हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं कि रिसर्च का जो हम बनाते हैं उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। मतलब रिसर्च क्वेश्चन या फिर उसके बाद में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो कुछ होता है वो सभी का मतलब कॉमन ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपने एक बार तो उसको पढ़ना होना चाहिए। मगर मतलब कैसा है कि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद में जो क्या है कि टॉक्सिकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिकोलॉजी में भी फेटल डोज पूछते हैं या फिर इस पॉइज़न से क्या लक्षण मिलते हैं, या फिर इसमें कौन से प्रकार का ओडर होता है, किस प्रकार की वोमिटिंग होती है, कौन से स्नेक वगैरह तो काफ़ी कम पूछते हैं, बस पॉइजनिंग के बारे में पूछते हैं। या फिर एफएमटी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें से जो आईपीसी सेक्शंस वगैरह होते हैं उसमें फोकस करते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ ना कि पेपर क्या आता है, बहुत प्रैक्टिकल या फिर एप्लीकेशन काइंड ऑफ पेपर आता है। तो उसमें से उनका फोकस क्या होता है कि ये जो बंदा है वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है क्या, ये उनका फोकस होता है। तो अच्छा डॉक्टर बनने के लिए उसको आपको मेडिको लीगल की जो चीज़ें हैं वो भी पता होनी चाहिए। इसलिए मेडिको लीगल पे फोकस करने के लिए एफएमटी के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो जो आईपीसी सेक्शंस है या फिर कौन से प्रोग्राम्स वगैरह जो होते हैं स्वस्थ रुत्त के अंडर जो भी कुछ प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं उनके डेट्स या फिर कोई इंस्टीट्यूट्स होती है उनकी सिटीज़ कौन सी है, ये सभी जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको पूछते हैं। तो रात के जो 2 घंटे हैं आपको उसी में आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। उसके बाद में आप एनाटॉमी को भी पढ़ सकते हो। मैंने भी एनाटॉमी के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए, एनाटॉमी आप पढ़ सकते हो। पैथोलॉजी है, ईएनटी में भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, लेकिन ईएनटी सर्जरी फिजियोलॉजी इसका कैसा होता है कि मतलब क्वेश्चन फिक्स नहीं है। 1 साल ईएनटी आ सकता है, उसके बाद में सर्जरी आ सकता है, फिजियोलॉजी आ सकता है। सर्जरी में क्या क्या पूछते हैं बेसिकली कि कोई भी मेन डिसीज़ होंगे तो उसके जो साइंस वगैरह है ना उसके बारे में पूछा जाता है कि ये डिसीज़ में ये साइन है या फिर ये डिसीज़ में ये सर्जरी करते हैं, ये सर्जरी करते हैं। सर्जरीज़ के कुछ पर्टिकुलर्स नाम वगैरह होंगे, स्पेसिफिक नाम होंगे, तो उसके ऊपर ज़्यादा उनका फोकस होता है। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछे मॉडर्न सब्जेक्ट पे भी अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो मोर ओवर एप्लीकेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको एज ए डॉक्टर आपको इमेजिन करना है, एज ए मेडिकल ऑफिसर आपको इमेजिन वो करते हैं। तो मेडिकल ऑफिसर की क्या क्या क्वालिटीज़ है उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि एफएफटी में आप देखोगे तो प्रोग्राम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईपीसी आपको पता होना चाहिए। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स में पीजी में आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो आपको बेसिक ही पूछेंगे कि आपको बेसिक आता है कि नहीं। तो आपको
बेसिकली क्या करना है कि ज़्यादा डीप में ना जाते हुए हर एक सब्जेक्ट का जो सुपरफिशियल स्टडी आपको करना है, ताकि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो भी एलिमिनेशन टेक्निक से आप आंसर तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अलाइड सब्जेक्ट्स। तो अलाइड सब्जेक्ट्स में आपको क्या पढ़ना है, मेरे हिसाब से संस्कृत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब संस्कृत का आप बेसिक भी पढ़ लोगे ना तो भी कोई बात नहीं। जैसे कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या कितनी होती है, या फिर ये किस प्रकार की संज्ञा है, या किस प्रकार का समास है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं और ये द्विगु समास है या फिर अलग काइंड ऑफ समास, इसे इजी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर आपको उसका बेसिक पता हो तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। इसलिए संस्कृत को इग्नोर नहीं करना है। 2 से 3 क्वेश्चन आप इसमें भी फिक्स एक्सपेक्ट करते हैं। मैं अब आपको बता रहा हूँ कि फिक्स क्वेश्चन आएंगे। और इसका मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा कि पिछले साल संस्कृत का जो पार्ट आया हुआ था ना 2-3 सालों में, उसी कॉन्सेप्ट पे सिर्फ एग्जाम्पल बदल के क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर पिछले साल द्विगु समास पूछा गया ना, ये साल कोई तो अलग समास पूछेंगे, लेकिन समास ही पूछेंगे। ऐसा एक ट्रेंड फॉलो हुआ होता है। नॉट नेसेसरी कि हर साल होगा, लेकिन 2-3 साल में ऐसा ट्रेंड दिखा है। हर एक सब्जेक्ट में वैसा ही होता है कि पिछले साल जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं, इस साल भी उसी कॉन्सेप्ट पे, लेकिन एग्जाम्पल बदल के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए संस्कृत को आपको फोकस करना है। उसके बाद में है पदार्थ विज्ञान। ये थोड़ा सा सभी बच्चों को डिफ़िकल्ट जाता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक सब्जेक्ट का एक सुपरफिशियल तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि पदार्थ विज्ञान को एक बार भी आपने टच नहीं किया। पदार्थ विज्ञान आपको पता होना चाहिए। उसमें जो प्रमाण होते हैं, अनुमान प्रमाण या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण, ये सभी जो प्रमाण है, कई बार इतना आसान क्वेश्चन पूछेंगे ना कि सिद्धांत के प्रकार कितने हैं, या फिर इसके ये सिद्धांत के अंडर क्या क्या आएगा, ऐसे भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तब आपको पता होना चाहिए कि बेसिक नॉलेज ऊपर का आपको होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में है कि द्रव्य गुण। तो द्रव्य गुण जैसा सब्जेक्ट है, उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि द्रव्य गुण के फिक्स कौन से क्वेश्चन होते हैं। देखो, बेसिकली द्रव्य गुण में पर्याय नेम्स बहुत वास्ट टॉपिक है। तो उसमें अगर आप कितना भी पढ़ोगे तो भी फाइनल में क्या पूछेंगे उसकी कुछ गारंटी आपको नहीं है। लैटिन नेम भी आप कर सकते हो, लेकिन फैमिली जैसा जो टॉपिक है ना द्रव्य गुण का, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। क्योंकि लैटिन नेम तो आप ध्यान में रख सकते हो, लेकिन फैमिली याद रखना ये थोड़ा डिफिकल्ट आपके लिए जाएगा, क्योंकि पर्याय भी बहुत सारे हैं। तो आप कितना करोगे और फाइनल में क्या पूछोगे, इसकी कुछ श्योरिटी नहीं होती। तो द्रव्य गुण का कौन सा पोर्शन श्योर शॉट आता है, तो पहली बात तो आप मिश्रक गण कर सकते हो, या फिर अभाव प्रतिनिधि द्रव्य जो होता है वो पॉइंट आप कर सकते हो। उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और वो लिमिटेड सिलेबस है। क्योंकि लैटिन नेम एक बार ठीक है, लेकिन पर्याय नेम या फिर फैमिली जो है ना, उसको कुछ लिमिट नहीं है, या फिर केमिकल कंपोजिशन, उसका भी कुछ लिमिट नहीं, आप कितना उसको पढ़ोगे। तो आपके हाथ के जो मार्क्स है वो आपको कवर करने, इसमें अभाव प्रतिनिधि द्रव्य है या फिर मिश्रक गण है, इसको आप कवर कर लो। क्योंकि द्रव्य गुण से अगर 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें से 2 क्वेश्चंस तो अभाव प्रतिनिधि द्रव्य एंड मिश्रक गण से श्योर शॉट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में माधव निदान जैसा टॉपिक है। ये भी क्वेश्चन ना आपका चरक से थोड़ा मिलता जुलता होता है, तो इसके भी आप थोड़ा अज्यूम कर सकते हो। अगर आपको पढ़ना है माधव निदान तो उसका भी छोटे चैप्टर्स होते हैं, या फिर नोट्स से आप फास्ट उसको रिवाइज कर सकते हो। भाव प्रकाश जो है वो द्रव्य गुण और भाव प्रकाश, ये तो अलाइड सब्जेक्ट्स है। तो भाव प्रकाश अगर पढ़ोगे तो द्रव्य गुण से वो कवर हो जाता है, तो उसके लिए कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में काश्यप और रसशास्त्र है, जिसके कि मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स दे चुका हूँ और उसके MCQs मैंने आपको दिए। काश्यप और रसशास्त्र को अच्छा खासा वेटेज अभी इस 2-3 साल में दिया गया है। तो काश्यप और रसशास्त्र पे अलोन आप मिनिमम 15 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। काश्यप और रसशास्त्र दोनों के बेसिक ऊपर का नॉलेज आपको होना चाहिए। क्योंकि रसशास्त्र का भी कैसा है कि अगर 8 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन तो आपकी जान पहचान से मिलेंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो किसी को भी नहीं आते। तो वो क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, बस आपके हाथ में क्या क्या पोर्शन है और उसको आप कैसे कवर कर सकते हो, इस बारे में आप सोच सकते हो। और भेल और हारित जैसे सब्जेक्ट है, फिलहाल तो आप पारिक के जो नोट्स है उसको रेफ़र कर सकते हो। कोई भी ज़रूरत नहीं कि भेल संहिता और हारित संहिता निकाल के उससे पढ़े, क्योंकि उसकी भी कुछ ज़्यादा कुछ गारंटी नहीं होती। बस अलाइड सब्जेक्ट्स में मैंने आपको क्या बताया है कि संस्कृत, पदार्थ विज्ञान, द्रव्य गुण, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और काश्यप और रसशास्त्र तो इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो बस संस्कृत और पदार्थ विज्ञान का ऊपर का आपको नॉलेज होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर के जो भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए उसी सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वही सेम कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है कि आपके गोल्स और स्ट्रैटेजी अभी क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली आपका गोल क्या होना चाहिए कि ट्राई टू रिवाइज योर प्रीवियसली रीड कंटेंट। मतलब अभी तक आपने जो पढ़ा है उसी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। अभी आपको कुछ भी नया नहीं करना है। डू नॉट ट्राई टू रीड ऑन एनीथिंग न्यू विच इज़ टफ टू एनगल्फ या फिर ग्रास्प करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मतलब कोई आपको आएगा और आपको बताएगा कि अरे रिसर्च के जो टेस्ट है ये आपको पढ़ने हैं,
तो आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आपसे क्या वो हो पाएगा ये आपको डिसाइड करना है। अपने आप को अपनी कुछ लिमिटेशंस पता होती है, तो उसी प्रकार से अभी आपकी लिमिटेशंस आपको जाननी है। तो आपके माइंड को अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड रखने के लिए जो भी कुछ इजी इजी चीज़ें हैं या फिर जो भी आपने इससे पहले किया है उसी को आपको दोहराना है, उसी को आपको रिवाइज करना है। सो मेन स्ट्रैटेजी इज़ दैट डू नॉट ट्राई टू रीड ऑन एनीथिंग न्यू विच इज़ टफ टू अंडरस्टैंड और ग्रास्प, ठीक है। सो उसके बाद में मॉक टेस्ट के बारे में लोगों का सवाल है कि सर अभी मॉक टेस्ट सॉल्व करने चाहिए क्या। तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी जो एग्ज़ाम अचानक से डिक्लेयर हुए इसमें आपका अभी तक अच्छा खासा स्टडी भी पढ़ के भी नहीं हुआ है, कई लोगों का एक बार भी पढ़ के नहीं हुआ। और अगर आप अचानक से मॉक टेस्ट देने जाओगे तो पहली बात तो इफ़ यू फील लाइक यू गेट डिप्रेस्ड बाय सॉल्विंग द मॉक टेस्ट देन यूटिलाइज योर जून मंथ फॉर योर सेल्फ स्टडी। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी भी अगर आपके पास में 2 मंथ है, तो अगर आप बिलो द एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट हो और आपको लग रहा है कि अभी तक आपका स्टडी नहीं हुआ है, अभी भी आपके हाथ में 1 मंथ है, फ़िलहाल आप क्या कर सकते हो। अगर आप दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो तो फ़िलहाल 10 घंटे उसमें से आपको आपके जो थियरी नोट्स है उसको रिवाइज़ करने के लिए देना चाहिए। और अगर एक आध घंटा बचता है तो उसमें आप एमसीक्यू में थोड़ा मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मॉक टेस्ट से आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो फ़िलहाल आप उसको जून मंथ में स्किप कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये बिलो एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर अच्छी रैंक चाहिए तो अभी से आपको मॉक टेस्ट चालू करने होंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उसको साइड में आप मार्क करके रख सकते हो और वो जो कॉन्सेप्ट है आप फिर से रीड कर सकते हो, क्योंकि जो मॉक टेस्ट में हमारी गलतियाँ होती है वो हमें फाइनल में दोहरानी नहीं है, ठीक है। सो इन जुलाई मंथ यू कैन एसेस योर स्टडीज स्टेटस बाय अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट। तो अगर अभी क्या है कि अचानक से डेट आई है तो इसीलिए आप मॉक टेस्ट के लिए भी अच्छे खासे प्रिपेयर नहीं हो, तो मैं आपको बोलूँगा ये जो जून मंथ है उसमें अच्छे खासा आप रिवाइज़ कर लो, ताकि जुलाई मंथ में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट अच्छी खासे आप दे सकते हो। अगर आपने 5 से 6 भी मॉक टेस्ट जुलाई मंथ में दे दिए तो आप फिर भी आपका अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि फॉर योर मेंटल हेल्थ अभी आपको क्या करना है। अभी आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ये जो 2 मंथ है उसमें आपकी मेंटल हेल्थ आपकी बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक गुड स्लीप। आपका स्लीप पैटर्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी पढ़ लो लेकिन रात में आपके मिनिमम 6 आवर्स आपको अच्छी खासी आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ दैट आपको अच्छी खासी स्लीप लेनी है, अच्छी खासी नींद लेनी है, ठीक है। सो टेक गुड स्लीप, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड थिंग इज़ दैट अवॉइड द टॉक्सिक फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी ये फेज़ में आपको कई सारे ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आपका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन आपने उनको अवॉइड करना है। मतलब उनको प्रत्युत्तर देने से अच्छा है कि उनको अवॉइड ही करो। मतलब सेल्फ कंपनी अभी आप एंजॉय कर सकते हो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे। ऐसे फ्रेंड्स के साथ अवॉइड करना है जो कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करे, ठीक है। उसके बाद में डू नॉट फोकस मच ऑन मार्क्स एंड जस्ट इंप्रूव योर वीक एरियाज एंड कीप ऑन स्टडिंग। ये भी काफ़ी अच्छा खासा पॉइंट है कि आपको मार्क्स के ऊपर अभी फ़िलहाल ध्यान नहीं देना है जून मंथ में। आपको बस आपकी गलतियाँ सुधारनी है कि जो क्वेश्चंस आपके गलत जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट पे आपको फिर से वर्क करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि लिसन टू सूदिंग म्यूज़िक। ये जो म्यूज़िक थेरेपी है वो काफ़ी अच्छा खासा रोल हमारे स्टडी में प्ले करती है, क्योंकि म्यूज़िक का रिलेशन हमारे माइंड से होता है। और अभी फ़िलहाल आपका माइंड स्ट्रांग रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर अगर आप पढ़ते हो तो शाम तक या फिर सोते वक्त आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील हो जाता है। तो उसी के लिए अगर आप सोने से पहले कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे या फिर सूदिंग म्यूज़िक आप सुन लेते हो, या फिर बीच बीच में अगर आपको बोर होता है तो लाइब्रेरी में आप हेडफोन्स भी लेके जा सकते हो। तो बीच बीच में एक 10 मिनट के लिए अच्छा खासा म्यूज़िक सुन लिया, फिर आप बैक ऑन ट्रैक करके आपका स्टडी कर सकते हो। इससे भी ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट क्या है, इंटरेक्ट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। यहाँ पे आपकी फैमिली बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि ये फेज़ में आपको जो मोटिवेशन नीडेड है वो आपको बस आपकी फैमिली दे सकती है, ना कि आपके फ्रेंड्स। अगर आपके अच्छे खासे फ्रेंड्स होंगे, रिलेशनशिप में आप अगर होंगे वो भी अच्छा है, लेकिन आपकी फैमिली यहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। तो उनके साथ में आप शाम को इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी कुछ डिफ़िकल्टी उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि डोंट थिंक ऑफ द आउटकम्स, कि इसके बाद क्या होगा या फिर अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, एडमिशन होगा नहीं होगा। जब एग्ज़ाम होता है उसके बाद में आपको आराम से 3 से 4 महीने, आपको मंथ जो है 3 से 4 मंथ आपको आराम से मिलते हैं ये सोचने के लिए। तो फिलहाल ये 2 मंथ में फालतू आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आपको स्टडी के बारे में सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट, इस प्रकार से हमने पूरा जो शेड्यूल आपको कैसा बनाना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको गाइड किया है। तो ये थी हमारी अभी तक की AIPGT एग्ज़ाम स्टडी स्ट्रैटेजी, दैट इज़ द प्लान फॉर द लास्ट 60 डेज़, ठीक है। हर एक का प्लान अलग हो सकता है, लेकिन कंसिडरिंग अभी फ़िलहाल बहुत सारे लोगों के मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे थे, तो कंसिडरिंग सभी लोगों का जो नॉर्मल और एवरेज स्टडी है उसको अगर हमने
एक बार देखा या फिर उसको अगर हमने एनालाइज़ किया तो उस हिसाब से ये जो स्टडी स्ट्रैटेजी है वो सभी के हिसाब से एकदम आइडियल मेरे हिसाब से मैंने बनाई है। तो अभी आपको क्या करना है कि फ़िलहाल अभी से अगर आप दिन काउंट करोगे तो भी मोर देन 60 डेज़ अभी आपके हाथ में है। तो ये सेम स्ट्रैटेजी आपको एक पेपर पे नोट डाउन करके रखनी है। तो उसी प्रकार से आप इस प्रकार अभी पढ़ सकते हो। और इसमें से भी अगर आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है, ये तो बहुत ही कॉमन पॉइंट है कि टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, क्योंकि टाइम टेबल इसी चीज़ के लिए बना होता है कि वो फॉलो नहीं होता है। बस आपको क्या करना है कि अगर एक दिन में टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है तो उसके नेक्स्ट डे थोड़ा उसमें आपको इम्प्रूवमेंट लाना है, ठीक है। तो पूरा तो टाइम टेबल आपको फॉलो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपको ज़्यादा समय तक सिटिंग की आदत नहीं थी। बस अभी धीरे धीरे मतलब एक्सपोनेंशियली आपको जो आदत वो लगानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने डिटेल में लास्ट 60 डेज़ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो नए कंटेंट्स है उसको उसके नोटिफिकेशंस मिलने के लिए आप हमारे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर सकते हो। और जो हमारे जो चैनल्स है उसको अगर आप सोशल मीडिया पे जुड़ना चाह रहे हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने सभी लिंक्स डाली है, तो उस प्रकार से आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए चलो गुड बाय।